Hi guys, I am Deepa Vashisht and welcome to my official channel. जैसे कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अभी अपना टॉपिक स्टार्ट किया है और उसकी एक लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड की थी, बट उसमें जैसे कुछ स्टूडेंट को थोड़ा बहुत इशू आया था कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा था। तो एक सजेशन है मेरा उनके लिए कि अपनी जो सेटिंग्स हैं उसको आप चेंज करके देख सकते हो। कई बार हम उसको फुल रेजोल्यूशन फुल एचडी पे या हाई रेजोल्यूशन पे नहीं देखते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार ऑटो मोड पे हो तो वो हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है। बाकी आपकी जो भी वहाँ पे मतलब कमेंट्स थे वो मैंने पढ़े थे और उसके अकॉर्डिंग अब मैंने अपने चेंजेस ले लिए हैं जो मुझे कंपल्सरी लगे, ज़रूरी लगे। एंड यस, अब नेक्स्ट जो उसका पार्ट है, सेकेंड लेक्चर है, वो अब हम आज की वीडियो में करेंगे। तो ऐसा करने से हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एनएमआर का, वो पार्ट हमारा कवर हो जाएगा, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि एनएमआर एक्चुअली है क्या और वो किन प्रिंसिपल पे, किन कंसेप्ट्स पे काम करता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो हमारी रहेगी उसमें फिर हम पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड अदर थिंग्स, जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आगे वाला पार्ट। ऑल राइट, सो जो हमने एनएमआर का फर्स्ट लेक्चर किया था तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि एनएमआर 3 वर्ड से बना है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट। तो उसमें हम जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमें बात करनी थी वो हम वहाँ पे कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किस तरीके के जो न्यूक्लियाई हैं वो हमारे काम के होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट हमने वहाँ पे कर लिया था, जिससे हमें आइडिया लग गया कि हमें किस टाइप के न्यूक्लियाई को स्टडी करना है एनएमआर में और किसको नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड वर्ड यहाँ पे है मैग्नेटिक। तो आज हम इस मैग्नेटिक वर्ड का देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट है पूरे एनएमआर डाटा के लिए। एंड आफ्टर दैट आर स्टैंड फॉर रेजोनेंस, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि ये किस रेजोनेंस की बात करता है जिससे हमें फाइनली कोई भी एनएमआर सिग्नल जो है वो मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने जो फर्स्ट लेक्चर है वो नहीं देखा है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का, तो डेफिनेटली उसको आप लेक्चर 1 वाली वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, और ताकि आपको यहाँ पे आगे कोई प्रॉब्लम ना आए उन चीज़ों को समझने के लिए, उन कंसेप्ट्स को जो मैं बताने जा रही हूँ। ऑलराइट, तो अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं विच इज़ अबाउट मैग्नेटिक। कि ये जो मैग्नेटिक टर्म है हमारे पास, ये जो मैग्नेटिक टर्म है हमारे पास, ये कौन कौन सी है। यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ना वो हम दो तरह की डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होगी इंटरनल और एक हमारे पास होगी एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरह से, जब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई भी होते हैं और इनएक्टिव भी होते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे पास एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो अपनी ही एक्सिस पे जो है वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। तो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से उनका जो है खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिहेव करते हैं एज टाइनी मैग्नेट। एज टाइनी मैग्नेट मतलब बहुत ही छोटी कोई चुंबक की तरह जो है वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इसके पीछे ना, इस बिहेवियर के पीछे किसी और एक्सटर्नल फैक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये अपनी ही एक्सिस पे, क्योंकि ये एक एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसके बारे में हमने पढ़ा था पहले कि कौन एक्टिव होते हैं कौन नहीं होते हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई है, दैट्स वाई उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो हुआ ये हमारे पास उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है। अब जिस भी न्यूक्लियाई के पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो एक्सटर्नल वाले के साथ इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट शो करेगा। तो वो हमारे पास रिजल्ट्स हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे सपोज आपके पास ना, आप प्रोटोन एनएमआर करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं आप, 1H एनएमआर करवा रहे हैं, और उसमें आपने जो भी आपके पास कंपाउंड है वो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, जिस मॉलिक्यूल के बारे में, जिस अननोन कंपाउंड के बारे में आप पता करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसको हम जैसे ही इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, ठीक है, एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में जैसे ही उसको लेके जाएंगे, अब इन
जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके जो न्यूक्लियस हैं उनका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो अब इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आगे देखने को मिलेगा। तो वो रिजल्ट हमारे पास क्या हो सकता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि मान लो प्रोटॉन एनएमआर ही लिया, तो प्रोटॉन एनएमआर की जो हमने पढ़ा था 1H की आई वैल्यू क्या है, हाफ है। तो सपोज़ हमारे पास ऐसा मतलब कोई मिक्सचर है जिसमें 100 मतलब प्लस और माइनस हाफ वाले यहाँ पे स्पिन है। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नंबर हमने जो है वो अपने आप से ही क्या कर लिया, यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि 100 नंबर के मतलब वो हमारे पास जो न्यूक्लियाई हैं उनका जो स्पिन है वो इस तरीके से है। बट ये अभी कौन से लेवल पे है, ये अभी डीजेनरेट लेवल पे है। और डीजेनरेट लेवल कब होगा, जब हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई नहीं की है, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। तो ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाला, ये कब तक की बात है, जब तक हमने उसको अभी इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो तब तक उसके जो भी न्यूक्लियाई हैं, जब तक वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक उसकी जो भी यहाँ पे लेवल्स हैं वो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम लेवल पे हैं। बट जैसे ही हम इस कंपाउंड को एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, अब इसके ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, इसकी ये डीजनरेसी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अब बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि इसका सबसे पहले बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मान लो जो 50 स्पिन है वो नीचे, 50 जो है वो ऊपर, और ये मेरे पास यहाँ पे आगे प्लस हाफ वाले और ये आगे माइनस हाफ वाले, ठीक है। तो इस तरीके से क्या देखने को मिलता है कि डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है जैसे ही हम उस कंपाउंड को इंस्ट्रूमेंट में लेके आते हैं। बट क्या हमेशा हमारे पास यही तरीका होता है एनएमआर कंडक्ट करवाने का, तो उसका आंसर है नो। हमारे पास दो डिफरेंट तरीके होते हैं नॉर्मली। दो डिफरेंट तरीके कैसे होते हैं, एक तरीका हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है जिसका हमें एनएमआर करवाना है, उसके लिए हम क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कर दें कांस्टेंट और रेडियो फ्रीक्वेंसी को करें वेरी। जैसे मैं इस मेथड की बात करूँ तो इस मेथड में जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, ठीक है। बट अभी इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि हम यहाँ पे रेडियो वेव्स प्रोवाइड करेंगे और उसको हम वेरी करते रहेंगे, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, इस तरीके से, ठीक है। ये एक फर्स्ट मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करते रहें। तो जो मेथड मैं आपको यहाँ बता रही हूँ और जो जनरली यूज़ होता है वो ये वाला मेथड है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट में, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती रहेगी, हम वो बाद में अप्लाई करेंगे। वो हम थर्ड फैक्टर है जो ये रेजोनेंस वाला ना, जब इसको डिस्कस करना होगा तब उसकी बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हमने इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारे पास जो ये मैग्नेटिक न्यूक्लियाई थे इस अपने जो टेस्ट ट्यूब में वो कंपाउंड थे, वो तब जब तक इंस्ट्रूमेंट से दूर थे तब तक उनकी डीजनरेसी बिल्कुल मेंटेन थी, ठीक है, बिल्कुल लेवल बराबर थे, जैसा प्लस हाफ का लेवल वैसा माइनस हाफ का लेवल। बट जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अब उसकी डीजनरेसी ब्रेक हो गई और सपोज हमारे पास बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जो है वो हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ लाइक 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़े टाइम के बाद हायर लेवल से लोअर लेवल में आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो 40 रह जाएगा, यहाँ पे मान लो 60 हो जाएगा। हम थोड़ा वेट और करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 30 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 70 हो जाएगा, क्योंकि ये हायर लेवल है ना, तो हायर लेवल से वो लोअर लेवल की तरफ मूव करता जाएगा जितना हम वेट करेंगे। और ऐसा करने से हमारे पास जो यहाँ पे एक डिफरेंस है वो अच्छा क्रिएट होता जाता है, ठीक है। जैसे आपको
यहाँ पे मान लो डिफरेंस निकालना है तो 50 माइनस 50 आपका क्या आएगा आंसर 0। यहाँ पे आएगा 60 माइनस 40, यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 20। यहाँ आएगा 70 माइनस 30, आंसर क्या आएगा 40। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप वेट करते रहोगे, इसको थोड़ा सा टाइम दोगे, ये जो डिफरेंस है जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिफरेंस, ये बहुत अच्छा हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होता रहेगा। और ये पॉपुलेशन डिफरेंस अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पॉपुलेशन डिफरेंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये भी मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास कि जैसे हमने यहाँ पे बात करी ना पॉपुलेशन डिफरेंस की, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि मोर पॉपुलेशन डिफरेंस, जितना पॉपुलेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ट्रांजिशंस, एनएमआर ट्रांजिशंस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, और जितनी ट्रांजिशन ज़्यादा होंगी उतना एनएमआर का जो आपका पीक है वो अच्छा दिखेगा, उतना बेटर एनएमआर सिग्नल आपको नज़र आएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे दो लेवल्स हैं, तो अगर इस लेवल पे आपके पास जो स्पिन का नंबर है, न्यूक्लियाई का नंबर है, वो अगर ज़्यादा है और इसमें कम है, तो जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम ट्रांजिशंस हो सकती हैं लोअर से हायर लेवल पे, और अगर मैक्सिमम ट्रांजिशंस हो पाएंगी तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, शार्प आएगा, अच्छा हमें देखने को मिलेगा। ये कहने का मतलब होता है। दैट्स वाई ये जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है वो डिजेनरेसी ब्रेक होती है, तो उसके बाद उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो एक अच्छा पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट कर सके, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ सके। जैसे ही अच्छा डिफरेंस क्रिएट होगा तो हमारे पास उसके बाद हम वो जिस भी मेथड से, रेडियो वेव्स प्रोवाइड करने से या जैसे भी, उसको एनर्जी मिलती है और वो ट्रांजिशंस करते हैं, तो ट्रांजिशन जितनी ज़्यादा हो पाएंगी उतने ही अच्छे रिजल्ट हमें एनएमआर पीक में मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था एक पॉइंट जो इसके साथ रिलेटेड था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हम कैसे एक एनएमआर पीक तक पॉपुलेशन डिफरेंस का कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं। बट इसके अलावा एक और मुद्दा है, एक और पॉइंट है जो अभी हमें यहाँ पे देखना है, जो हम आगे रेजोनेंस के साथ लिंक करेंगे, कि जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चेंज हुआ है ना, डिजेनरेसी ब्रेक हुई, तो क्या सिर्फ यही हुआ या कुछ और भी है? तो कुछ और क्या होगा कि हमारे पास जैसे न्यूक्लियस हैं, मान लो दो तरह के, हम यहाँ पे न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो कुछ न्यूक्लियाई क्या हो रहे होते हैं, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हैं। अब जब हम उन, ये टेस्ट ट्यूब में न्यूक्लियस अपने आप घूम रहे हैं, ठीक है, जब हम उन न्यूक्लियाई को किसके साथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में लेके जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी उसका कुछ ना कुछ फर्क इन न्यूक्लियाइज पे पड़ेगा। तो पहले तो वो अपनी मर्जी से कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उससे कुछ वहाँ पे अलाइनमेंट शो करेंगे और कुछ वहाँ पे क्या करेंगे, अपोज करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, या तो वो उसी के साथ चलना स्टार्ट कर देंगे तो अलाइनमेंट शो करेंगे, बट कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो इनका एक फ्रीक्वेंसी होता है, खुद का फ्रीक्वेंसी होता है रोटेट करने का, वो चेंज हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो उससे हम यहाँ पे एक टर्म निकालेंगे, प्रेसीजनल मोशन या प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी। वो कैसे, कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दो रिजल्ट मिले, एक अलाइनमेंट का, एक अपोज का,
तो उसकी वजह से यहाँ पे एज अ रिजल्ट क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या देखने को मिलता है, द न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू precess the direction of magnetic field, precess the direction of magnetic field, जिसका कहने का मतलब क्या है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपनी डायरेक्शन को प्रेसिस करने लग जाता है और उससे हमें एक डिफरेंट मोशन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रेसीजनल मोशन। कहने का मतलब क्या है कि पहले वो जिस तरीके से मूव कर रहा था वो एक अलग बात थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जैसे ही वो कांटेक्ट में आया, उसके साथ इंटरेक्ट किया, अब उसका मोशन बदल गया। तो अब जो उसका मोशन है उसी को हम कह रहे हैं प्रेसीजनल मोशन, और इस मोशन के साथ जो फ्रीक्वेंसी जुड़ती है उसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी, उसी को हम कहते हैं प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि पहले फ्रीक्वेंसी को समझो। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस शो कर रही है विथ टाइम, कि मान लो 1 मिनट में कितनी रोटेशंस हैं या 1 सेकंड में कितनी रोटेशन है, तो वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के मान लो ये 1 मिनट में जो है वो कह सकते हैं कि 10 बार घूम रहा था, तो जब मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई किया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आया, इंटरेक्ट करने लगा, तो उसके बाद हो सकता है वो 1 मिनट में 8 बार मतलब रोटेशन शो कर रहा हो या 12 बार कर रहा हो, कम ज़्यादा मतलब चेंजेस आए। तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो उसके मोशन में चेंज आया, अब उसको हम प्रेसीजनल मोशन बोलते हैं, और उसी मोशन के साथ जो फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है उसको हम बोलते हैं प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी। ये प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगले वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी जब बाहर से प्रोवाइड की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है तब हमें सिग्नल मिलता है। कैसे, देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि जब हमारे पास, मैंने क्या बोला, when we apply रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब ये तीसरी चीज़ है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या, पहले न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब तीसरा जो रेजोनेंस वाला टर्म है उस पे हम जा रहे हैं कि हम बाहर से जब रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये आउटर मतलब आउटसाइड वाली बात है, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे, तो उसके प्रोवाइड करने से या उसके आने से क्या हमें देखने को मिलेगा, इट इंटरैक्ट्स विद ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाइज प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी। समझो क्या कहा मैंने यहाँ पे, कि जब हमने बाहर से रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की तो अब वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, वो जो न्यूक्लियस की खुद की इंटरनल है ना, जो प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ, लेकिन सिर्फ कौन से वाले, ग्राउंड स्टेट वाले जो न्यूक्लियाई, 2 लेवल थे ना, तो जो ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियाई की प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, और उसके साथ इंटरेक्ट करने पे कभी ना कभी हमें एक कौन सा लेवल मिलेगा, रेजोनेंस वाला लेवल मिलेगा। वो रेजोनेंस कब, जब हमारे पास न्यूक्लियाई के, ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई की प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी बराबर होगी बाहर से प्रोवाइड की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के। तो जब हमारे पास मान लो प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी ऐसी है और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी सेम, बिल्कुल सेम ऐसे बराबर मिल जाती है हमें, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमें मिल गई इक्विलिब्रियम की कंडीशन या रेजोनेंस की कंडीशन। और जैसे ही हमें वो कंडीशन मिलती है, हमें एज अ रिज़ल्ट क्या देखने को मिलता है, हमें एनएमआर सिग्नल या एनएमआर पीक देखने को मिलती है, ठीक है।
तो अभी मैं फिर इस चीज़ को थोड़ा सा वो करती हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने यहाँ पे बोला कि देखो सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, बट जैसे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है अब उसका मोशन बदल जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिजनल मोशन। या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज करता है या अलाइन करता है, बट वो जो भी मोशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं प्रेसिजनल मोशन। अब उस प्रेसिजनल मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी है। तो अब ग्राउंड स्टेट की प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी हमें समझ आ चुकी है, बट उस प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी को हमें अब किसके साथ मैच करना है, बाहर से प्रोवाइड की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ, कि दोनों का लेवल बराबर हो। बट रेडियो फ्रीक्वेंसी हम वेरी करेंगे, पहले कम देंगे फिर ऑफ करेंगे थोड़ा टाइम के लिए, उसको रिलैक्स होने के लिए टाइम देंगे, पॉपुलेशन डिफरेंस बनने के लिए, फिर हम थोड़ा लेवल बढ़ा के फिर दोबारा करके, मतलब ऐसे हम वेरी करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं तो वो हमारे पास लेवल आएगा जहाँ पे हमें लगेगा कि अब हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई की अब प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी थी वो बाहर से प्रोवाइड की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, और जैसे ही मैच करेगी हमें वहाँ पे एनएमआर सिग्नल मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो तीन हमने यहाँ पे टर्म्स बोली एनएमआर की, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो आपस में रिलेट करती हैं कि मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके डीजेनरेसी ब्रेक करता है, अपनी मोशन को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, और जब उसकी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी बाहर से प्रोवाइड की जाने वाली रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है तो हमें रेजोनेंस मिलती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलती है। और जब वो मैच करता है, सेम लेवल पे आता है, तब जाके हमें मिलता है एनएमआर सिग्नल। ओके, सो ये स्टोरी है हमारी इन तीनों टर्म्स के आपस के कनेक्शन के पीछे, ठीक है। बट इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं या कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, लाइक आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर इस पार्ट में ही, तो वो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी आप इसको नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं। तो जो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, वो पहला पॉइंट क्या है कि अभी हमने एक बात की थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियाई है, जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, वो दो तरह से है। एक हमारे पास था क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसकी आई वैल्यू हाफ से ज़्यादा होती है, और एक हमारे पास था नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। तो उसके थोड़े से मैं आगे एनएमआर सिग्नल्स के बारे में, उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई जिसकी आई वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, और नॉन क्वाड्रुपोलर जिसकी आई वैल्यू हाफ है, न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू है ना। तो जो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसका जो हमें एनएमआर डाटा मिलता है, उसमें एनएमआर सिग्नल्स जनरली ब्रॉड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रॉड। और जो हमारे पास नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई हैं जिसकी आई वैल्यू हाफ होती है, उसके नॉर्मली सिग्नल्स जो हैं वो हमें शार्प देखने को मिलते हैं ड्यू टू इट्स क्वाड्रुपोल मूवमेंट। नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट का ही सारा यहाँ पे खेल है। तो क्योंकि इसकी आई वैल्यू हाफ से ज़्यादा है तो नॉर्मली इसके सिग्नल्स ब्रॉड मिलते हैं, बट इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो फैक्टर्स बाद की बात है, जिससे हम इसके सिग्नल्स को भी शार्प ला सकते हैं। अब शार्प और ब्रॉड सिग्नल में प्रॉब्लम क्या है कि जब देखो सिग्नल इतने ज़्यादा एरिया में फैला रहेगा ना, तो हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा कि इन सारे पॉइंट्स में से हम कौन सी एग्जैक्ट पोजीशन को चूज़ करें इस सिग्नल के लिए। तो उसकी वजह से हमें वो प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर पता नहीं चलती। बट अगर हमें हमें बिल्कुल शार्प सिग्नल मिलता है ना, तो उससे अच्छी चीज़ क्या होती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया सिग्नल जो है इस पोजीशन पे आ रहा है, और यही पोजीशन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है। अब ये पोजीशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, जो हमें पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में बताता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। दैट्स वाई पोजीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब हमें उस एनएमआर डाटा को स्टडी करना है या ग्राफ को स्टडी करना है। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना था एक्स्ट्रा नोट्स में। देन आप जो है वो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, और वो क्या
कि मैंने आपको नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई की फर्दर 2 कैटेगरीज बताई थी, नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई की, कि एक हमारे पास नेचुरल अबंडेंस के बेसिस पे होती है कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई और एक हमारे पास होती है डाइल्यूट न्यूक्लियाई। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट न्यूक्लियाई में एक चीज़ का फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि जो तो कंसंट्रेटेड है वो नेचर में अबंडेंट है, खूब मात्रा में मिल रही है, तो उसका अगर हम लो कंसंट्रेशन भी लेते हैं, थोड़ा सा सैंपल या स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल भी लेते हैं, तब भी हमारा काम चल जाता है। क्यों चल जाता है? सपोज़ हमने यहाँ पे 5 ग्राम का कोई वो कंपाउंड लिया है, ठीक है, मान लो इस तरीके से मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें मुझे प्रोटॉन एनएमआर करवाना है, तो मेरे पास जो 5 ग्राम में मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं या 200 हैं, जितने भी हैं, तो उसमें मेरे पास मतलब 99.9% चांसेस है कि सारे प्रोटॉन 1H वाले होंगे। तो एनएमआर को पहचानने में या उस इंस्ट्रूमेंट को ये चीज़ डिटेक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी रहेगा तो भी बहुत अच्छा है। और साथ में इसमें हमारे पास जो रिकॉर्डिंग टाइम है, हम एनएमआर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या है, लेस है। क्यों? क्योंकि जब उसको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, अगर उसको 100 मॉलिक्यूल दिए हैं और 100 में मतलब मैक्सिमम 1H वाले ही हैं, तो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट उसको बहुत ईजीली पहचान लेगा और रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो ये कंसनट्रेटेड वाली न्यूक्लियाई का एक बेनिफिट होता है कि उसका थोड़ा सा सैंपल मतलब कम अमाउंट में भी लिया जाए तब भी बढ़िया एनएमआर रिजल्ट मिल जाता है हमें एनएमआर का, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यही बात जब हम डाइल्यूट न्यूक्लियाई के लिए करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि डाइल्यूट न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास कम कंसंट्रेशन में नेचर में मिल रहा है, बहुत लेस अबंडेंट है, तो उसकी वजह से इसकी जो सैंपल की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे पास क्या है, हाई है। ज़्यादा सैंपल चाहिए हमें, ज़्यादा अमाउंट में सैंपल चाहिए होता है इसका, तब जाके हम यहाँ पे इसका प्रॉपर एनएमआर करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं अगर मान लो 13 कार्बन एनएमआर की बात करूँ तो वो क्या कहता है कि 1.1% 13 है, बाकी सारे 12 कार्बन है ना। तो मेरे पास मान लो 100 यहाँ पे कार्बन के कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया और 1 कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरे पास ना चांसेस होंगे कि 99 जो कार्बन है वो 12 होगा, सिर्फ एक जो होगा वो मेरे पास 13 वाला आएगा। 1.1% का नॉर्मली मैं यही मान के चलूँगी ना। तो मेरे पास अगर उन 100 में से 99 12 कार्बन है तो वो तो मेरे किसी कार्बन काम का है ही नहीं। सिर्फ जो एक 13 कार्बन है वो एनएमआर उसको वहाँ पे पहचान पाएगा और वो मेरे काम का होगा। तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे कि 100 में से पहले जो 99 है उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा या उससे कोई रिज़ल्ट नहीं देना पड़ेगा, बस किसी एक से रिज़ल्ट मिलेगा। दैट्स वाई जो इसका रिकॉर्डिंग टाइम है वो भी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो मैंने आपको बातें बताई थी कि हाँ कंसनट्रेटेड न्यूक्लियाई भी होते हैं, डाइल्यूट भी होते हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि भाई इससे फ़र्क ही क्या पड़ रहा है, आई वैल्यू तो दोनों की हाफ है। तो मैंने कहा था कि फ़र्क पड़ता है, तो वो फ़र्क इस तरीके से पड़ता है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि डाइल्यूट के लिए एक तो सैंपल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, वो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि कोई 100 में कोई एक मिल रहा है कार्बन 13 के लिए, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सैंपल चाहिए ताकि हम कुछ अच्छा रिजल्ट, कुछ अच्छी पीक दिखा पाएँ वहाँ पे। जब हमारे पास एक्टिव वाले कार्बन्स वहाँ पे होंगे ही नहीं तो हमें सिग्नल कैसा दिखेगा, ऐसा बिल्कुल मतलब छुटपुट सा जिसको हम स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई एक अच्छे सिग्नल के लिए एक मतलब एक्टिव न्यूक्लियाई का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमें सैंपल ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि नेचर में ये मिलता ही कम है। दूसरा, ऐसा करने में उसका जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो भी फिर क्या जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। तो ये हमारे पास एक सेकेंड पॉइंट था जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट की क्या है कि जो मैंने अभी आपको एनएमआर बताया ना, उस एनएमआर को हम पर्ल्स्ड एनएमआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्ल्स्ड एनएमआर भी कहते हैं। अब पर्ल्स्ड एनएमआर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके, बहुत टेढ़ी लाइंस बन रही हैं भाई ये तो। ऐसा कुछ
ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, जब हमने बात करी थी ना रेडियो फ्रिक्वेंसी की कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वो वेरी करते हैं, तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है, जितना एक ऐसे पिलर सा बना हुआ है, ये बात हो रही है उस रेडियो फ्रिक्वेंसी के पल्स के ड्यूरेशन की, पल्स ड्यूरेशन की, ठीक है। और जो ये बीच में हमने गैप दे दिया है ना, इस गैप को बोल रहे हैं पल्स इंटरवल। इसको बोल रहे हैं क्या, पल्स इंटरवल। तो मैं थोड़ा और इसको अच्छे से समझाती हूँ कि क्या मतलब है इस बात का। इस बात का ये मतलब है कि जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी बाहर से प्रोवाइड करते हैं, रेडियो वेव्स बाहर से प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आप एक स्विच की तरह मान सकते हो कि कोई हमारे पास यहाँ पे स्विच है जिसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है। स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया, थोड़ी देर के लिए हमने ये जो पल्स ड्यूरेशन है, इतने टाइम के लिए हमने रेडियो वेव्स वहाँ पे प्रोवाइड करके रखी, ठीक है। फिर हमें लगा कि ठीक है, कोई रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी एकदम से तो मैच होगी नहीं प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी के साथ, वो टाइम तो लेगी थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या हुआ कि हमने उसको इतने टाइम के लिए रखा, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, फिर हमने इसको क्या कर देना है, नेक्स्ट ऑफ, उस स्विच को थोड़ी देर के लिए बंद। कॉन्टिन्यू मतलब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, रेडियो वेव्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ऑफ़ कर दिया। तो जितने टाइम के लिए ऑफ़ किया वो है पल्स इंटरवल। अब इस पल्स इंटरवल में क्या हो रहा होगा कि जैसे हमारे पास हमने बात करी थी ना इस तरीके से कि ये लेवल होता है। अब जैसे इसको जितनी भी एनर्जी मिली इसने ट्रांजिशन शो कर दी, बट वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करी तो हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो अब जो भी हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन गई है उसने वापस ग्राउंड स्टेट में आना है ना, तो उसको क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो अपना नीचे आने के लिए टाइम लेती है। तो उतने सी ब्रेक में, ये जो पल्स इंटरवल है उतनी सी ब्रेक में फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में आके जुड़ जाती है। फिर हम दोबारा चेंज करके, दोबारा ऑन करके रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही फिर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी फिर जाएगी, फिर ऐसे ट्रांजिशन होगी, और कहीं ना कहीं वो एक लेवल आ जाता है जहाँ पे बाहर से प्रोवाइड की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियस की प्रेसीजन फ्रीक्वेंसी से मैच करती है और फिर हमें सिग्नल मिलता है। तो अगर कहीं पे आप ये स्टेटमेंट पढ़ो कि पर्ल्स्ड एनएमआर, तो कंफ्यूज मत होना, इसी को पर्ल्स्ड एनएमआर बोला जाता है, क्योंकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो हम पर्ल्स की फॉर्म में देते हैं, हम कॉन्टिन्यू नहीं दे सकते। अगर हम कॉन्टिन्यू देते रहेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, दोनों में लेवल्स में बिल्कुल पॉपुलेशन सेम रहेगी और उससे हमें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हमें हमेशा पर्ल्स की फॉर्म में रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट हो, जो उसको गैप मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है उसमें, और उस डिफरेंस की वजह से ही अच्छी ट्रांजिशंस होती हैं और अच्छे सिग्नल आते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, शायद उसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा, मतलब क्योंकि वो नॉर्मली जब हम एनएमआर पढ़ते हैं तो उसका क्वेश्चन मतलब आ जाता है, उसको इम्पोर्टेंट बताया जाता है, और वो है इसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक टर्म होती है रेफरेंस स्टैंडर्ड की, ठीक है, कि एनएमआर के लिए ना एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और वो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं TMS, जिसकी फुल फॉर्म है टेट्रा मिथाइल सिलेन। TMS टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है। तो इससे हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है ना, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। इसको एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड जो वो एनएमआर में यूज़ किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है टेट्रामिथाइल सिलेन। तो एक तो क्वेश्चन आपका बनता है कि इसी को क्यों यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात क्या थी, ऐसे मतलब बोला जाता था कि मान लो अगर ऐसे हमारे पास एनएमआर सिग्नल आ रहा है ना, तो अभी एनएमआर सिग्नल हमारा किसी पे भी आया, कोई भी वैल्यू पे जैसे आया, और अभी हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो था वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का था, और मान लो मेरा 2 ppm पे एक सिग्नल आया, ppm इज़ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब सेम कंपाउंड को मैं 100 मेगाहर्ट्ज़ की जगह जो है वो 200 मेगाहर्ट्ज़ में लेके चली गई, और फिर मेरे पास सिग्नल्स आएंगे उसके, है ना। बट अभी क्या है कि अभी मेरे पास वैल्यू बदल चुकी है, मान लो 2 की जगह वहाँ पे 2.5 ppm हो चुका है। अभी क्या था, सेम कंपाउंड था, है ना। हमने जिस भी मॉलिक्यूल का एनएमआर कंडक्ट करवाना था वो हमने पहले एक इंस्ट्रूमेंट पे किया, जो मान लो 100 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट था, उस पे ऐसे आया।
सेम कंपाउंड या सेम मॉलिक्यूल को, उसी टेस्ट ट्यूब को जब मैं किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में लेके गई, मान लो वो 200 का था, तो मेरे पास वैल्यूज़ चेंज हो गई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो सेम सिग्नल की वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी हर इंस्ट्रूमेंट में, तो हमें एक एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू तो मिलेगी ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। तो उससे क्या था, प्रॉब्लम ये आनी थी हमें कि हम कभी एग्जैक्ट रिजल्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाते कि इसका, जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही नहीं पाती जब तक हमें फिक्स एक वैल्यू नहीं मिलती। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ किया। अब रेफरेंस स्टैंडर्ड में क्या था कि हमने फिक्स कर दिया कि टीएमएस के जो प्रोटॉन्स हैं, इसका सिग्नल जहाँ पे भी आएगा, क्योंकि अगर हम प्रोटॉन एनएमआर करवा रहे हैं और इसमें प्रोटॉन है, तो इसके भी 12 के 12 प्रोटॉन का सिग्नल आएगा और एक ही सिग्नल आता है, क्योंकि 12 के 12 की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है। ये चीज़ मैं आपको आगे करवाऊंगी पैरामीटर्स में, ठीक है। तो जब इसकी सबका सिग्नल जो है वो एक ही जगह पे हमारे पास आएगा, तो उसको ना फिक्स कर दो, और फिक्स कर दो 0 ppm। डिस्पाइट इस फैक्ट पे कि इंस्ट्रूमेंट 100 का है, 200 का है, या 500 का है, या 600 का है, चाहे इंस्ट्रूमेंट किसी भी फ्रीक्वेंसी का है, टीएमएस के प्रोटॉन्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और जब हम उस 0 को फिक्स कर देंगे, तो हमें पता रहेगा कि 0 के रिस्पेक्ट में 1, 0 के रिस्पेक्ट में 2, 0 के रिस्पेक्ट में 3 ppm सिग्नल है। तो जब उस तरीके से हमने आगे किया, तो जहाँ पे भी टीएमएस की सिग्नल्स आ रहे थे उसको 0 फिक्स कर दिया, और उसके आगे जो सिग्नल था, अगर यहाँ पे 2 शो कर रहा था, तो फिर इसके बाद यहाँ भी 2 ही शो करेगा, क्योंकि जिसकी वजह से चेंजेस आने थे, मतलब जो फ्लक्चुएशंस थी, वो अब हमने रोक दी, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली इस टीएमएस को लेना है अपने कंपाउंड के साथ ना, मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है उसमें हमने अपना मॉलिक्यूल प्लस टीएमएस लिया है। तो जो टीएमएस के प्रोटॉन का सिग्नल है, वो जहाँ कहीं भी आएगा उसको हमने 0 पुट कर देना है, सिंपल। इस बात का ध्यान ही नहीं रखना कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब वो 0 है ना, तो 0 के रिस्पेक्ट में अगर मेरा जो कोई भी अननोन कंपाउंड है, अगर जो भी अननोन कंपाउंड है उसके प्रोटॉन की वैल्यू अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट में 2 पे आ रही होगी, तो फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट में भी 2 पे ही आएगी, क्योंकि ये 2 0 के रिस्पेक्ट में था, ये 2 0 के रिस्पेक्ट में था। तो दैट्स वाई ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ा। तो उससे फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही थी और हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलने लग पड़े। ये तो बात हुई कि हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों यूज़ किया। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि हमने टीएमएस को ही क्यों चूज़ किया। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो उसमें से सिर्फ टीएमएस को ही क्यों चूज़ किया गया प्रोटॉन एनएमआर में एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो शायद आपने पढ़े होंगे अगर आपने स्पेक्ट्रो पढ़ी है तो, कि इसमें पहली बात तो क्या है कि 12 प्रोटॉन्स हैं, और 12 के 12 प्रोटॉन का ना एक ही सिग्नल आता है। क्या आता है? एक ही सिग्नल आता है, ठीक है। और वो एक सिग्नल मैक्सिमम जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ कहीं भी क्लैश नहीं करता है। तो वो एक अच्छी बात थी, क्योंकि अगर ऐसा होता कि हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड का सिग्नल हमारे जिसका हम पता कर रहे हैं अगर उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये रेफरेंस स्टैंडर्ड का है या किसका। लेकिन अच्छी बात यही थी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे उनके सिग्नल इसके सिग्नल के साथ क्लैश नहीं करते थे। तो ये एक अच्छी बात थी, इसलिए इसको चूज़ किया गया। दूसरा कि इसका जो है वो हमारे पास वॉलेटाइल नेचर होता है। वॉलेटाइल नेचर का बेनिफिट क्या है कि जैसे अब हमने यहाँ पे बात की कि हमने टीएमएस को मिक्स तो कर दिया है, बट मान लो अब मुझे सेम कंपाउंड की कोई दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करानी है, मान लो मेरे को मास स्पेक्ट्रो करानी है ना, तो मुझे अब अपना कंपाउंड प्योर फॉर्म में वापस चाहिए। तो टीएमएस जो इसमें मैंने डाला था, क्योंकि वो वॉलेटाइल नेचर का है, तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, मुझे मेरा कंपाउंड प्योर फॉर्म में फिर वापस मिल जाएगा, और फिर उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का मैं आगे जैसे मर्जी यूज़ करूँ, किसी भी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी कराऊँ। तो ये हमारे पास इसका एक बेनिफिट था। दूसरा, इसका सिग्नल जो है वो हमारे पास शील्डेड या अप फील्ड सिग्नल में आता है, ऐसे मतलब अप साइड रहता है, तो ज़्यादा किसी के साथ क्लैश नहीं करता। तो वही चीज़ थी कि हम ये ऐसे पॉइंट्स देख रहे थे कि वो हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कहीं क्लैश ना हो। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें देखने को मिल रही थी टेट्रामिथाइल सिलेन में, कि 12 प्रोटॉन हैं, 12 के 12 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल आएगा,
तो अच्छी बात है। ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होगी, वॉलेटाइल है, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, शील्डेड अप फील्ड सिग्नल आता है, सॉरी, तो मतलब वही मिक्सिंग वाली बात है कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स थे जो देखे गए थे हमारे पास, जिसके बेसिस पे टीएमएस को चूज़ किया गया था एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो अगर बेसिक सा क्वेश्चन आना हो तो ये आ सकता है कि प्रोटॉन एनएमआर में या कार्बन एनएमआर में कौन सा रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर है टीएमएस, टेट्रामिथाइलसिलेन। और उसके पीछे की कहानी क्या है कि हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ क्यों किया वो, और क्यों के बाद सिर्फ इसी को क्यों चूज़ किया, उसके बारे में हमने यहाँ पे ये सारा डिस्कस किया। ठीक है, तो ये था मेरे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो मुझे इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको बताना था। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो हैं इसके पैरामीटर्स, कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। मेजरली 5 पैरामीटर्स हैं कि जिनके बेसिस पे हम किसी भी एनएमआर डाटा को स्टडी करते हैं, और इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। और बेसिकली एनएमआर के ग्राफ को, डाटा को समझने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो को, लेक्चर्स को, दोनों को एक साथ देखना, ताकि आपको ये पूरी कहानी समझ आ सके कि कोई भी एनएमआर डाटा या एनएमआर पीक अगर हमें नज़र आता है तो उसके पीछे की सारी कहानी एक्चुअली होती क्या है, बिहाइंड द सीन होता क्या है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय।